अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में जहां पर इस वक्त दोबारा से एक नया पिंडोरा बॉक्स खुला है नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से, उनके मुल्क से बाहर जाने के हवाले से और उनको वापस लाने की बात है, उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बयान जो आज सामने आया, जो इस वक्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो लोगों ने मुल्क को लूटा है वो तमाम तर लोग वाजिबुल कत्ल हैं। जिन लोगों ने मुल्क को माजी में लूटा है वो तमाम तर लोग वाजिबुल कत्ल हैं। और जब वो ये कह रहे हैं और माजी की हुकूमतों की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ये खुद भूल रहे हैं कि वो भी एक तवील अरसे से माजी की हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं और उन्हीं लोगों में शामिल रहे हैं जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि उन्होंने मुल्क को लूटा है। लेकिन ये जितनी सिग्निफिकेंट ये स्टेटमेंट है और जितनी इसकी इंटेंसिटी है, मैं चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में इस पर बात करें। इसके साथ साथ जो नवाज शरीफ साहब का मामला है, उस पर अब ये कहना कि वो तमाम तर टेस्ट ठीक थे, लेकिन यकीनन बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। अब वो उनको वापस लाने के हवाले से हुकूमत दोबारा से ये तय कर चुकी है कि वो रब्ता करेगी बरतानवी हुकूमत से और उनको वापस लाया जाएगा। लेकिन इस सारे मामले में जो एक सवाल के पहले आया, उनकी सेहत ख़राब थी या नहीं थी, मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज से उनके टेस्ट होते रहे, जिनमें मुख्तलिफ प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज थी, मेडिकल बोर्ड था जिसमें मुख्तलिफ डॉक्टर्स थे, पंजाब की वज़ीर सेहत थी, तमाम तर जगहों से क्रॉस वेरीफाई किया गया और उस वक्त एक यही रियलिटी सामने आई थी कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत वाकई ख़राब है। और इसीलिए इमरान खान साहब भी ये मौक़िफ़ रखते हैं कि उन्होंने इंसानी हमदर्दी के तहत काबीना से ही कहा था कि उनको जाने दिया जाए। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि आया उनकी तबीयत उतनी ख़राब थी, उनको तमाम तर वो बीमारियां लाहक थीं जो बताई जा रही थीं, या वो नहीं थी। और ये दोबारा से पिंडोरा बॉक्स खुलना, मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करें कि ये सारा मामला हुआ क्या था। अब दोबारा से NRO की बातें सामने आना और दोबारा से तीसरे NRO की बात करना, और हुकूमत के अपने लोग कह रहे हैं कि एक NRO वो था जो नवाज शरीफ साहब को परवेज़ मुशर्रफ साहब के वक्त में मिला था, दूसरा NRO वो था जब उन्हें मुल्क से बाहर जाते हुए मिला, और अब तीसरे NRO की बात की जा रही है जो नैब कवानीन में तरमीम करके ये इशारा किया जा रहा है। हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये वो NRO है जो अब तीसरा NRO ये तमाम तो लोग चाहते हैं। तो ये एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो दस्तावेज़ात शिबली फराज साहब ने ट्विटर पर शेयर की। उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर अपोजिशन का मौक़िफ़ आया कि जो कमेटी बनाई गई उस कमेटी में हुकूमती लोग भी शामिल थे जहाँ पर ये सिफारिशात पेश की गई। फिर ये भी सवाल उठाया गया कि आया वज़ीर इत्तलात जो हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली पर भी तनकीद कर रहे हैं और उन पर भी NRO की बात कर रहे हैं। तो ये सारी बातें इस वक्त जो एक मामला चल रहा है, मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में ज़रा हम तफसील से इस पर बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया अनीक नाजी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़रीद रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर एंकर पर्सन हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया दोनों गेस्ट का। नाजी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सबसे पहले ये जो वाजिबुल कत्ल होने की बात है, ये बड़ा एक सीरियस और संगीन स्टेटमेंट है। ये बहुत आसान बात नहीं है कि आप इस तरह की बात कर दें जबकि कानून मुल्क में मौजूद है, कोई जंगल का कानून नहीं है, चीज़ों को प्रूव होना है, साबित होना है किसने क्या लूटा, उसके बाद एक सज़ा का एक अमल है। लेकिन ये कह देना कि वाजिबुल कत्ल हैं ये तमाम तर लोग, और ये वही वज़ीर हैं जिन्होंने पहले PIA के पायलट्स के हवाले से एक बयान दे के बहुत मुश्किल पैदा की थी, फिर अब इस तरह का बयान देना, ये क्या डिपिक्ट क्या करता है आपकी नज़र में ये स्टेटमेंट? ये जी मसाइल की तरफ से तवज्जो हटाने के लिए एक नई बहस का आगाज शुरू करने की कोशिश है जो हो चुकी है उनके इस बयान के बाद। ये तो उनकी एक राय है जिसका उन्होंने इजहार किया, लेकिन आइन में जो कुछ लिखा है वो राय तो नहीं है, वो तो एक आइनी, यूं कहिए कि लिखा गया आइन का हुक्म है। उसमें आइन तोड़ने वालों के लिए कुछ सजा को मुकर्रर हुई भी है, तो उसके बारे में भी जरा कुछ फरमा दें। वो राय नहीं है, वो आइन में लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये जो कह रहे हैं कि लूटने वाले वाजिबुल कत्ल हैं, तो मुझे ये मतलब मैं जानना चाहूंगा कि अगर इनका इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ है तो फिर उसकी बुनियादी यहां से पड़ती है कि अगर यानी आज के जमाने में जब जुल्फकार अली भुट्टो को दुनिया से गए 40 साल से ज्यादा हो चुका है और वो कब्र में पड़ा, लोग उसके यानी पीर परस्त एक मुआशरा हमारा है, ये बुराई है, अच्छाई मैं तारीफ में नहीं कह रहा कि पीर परस्त मुआशरा है। इस पीर परस्त मुआशरे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कायदे आजम जिंदा हैं और उनकी कायदे आजम अभी यानी दुनिया से गए हैं और उनकी बहन जिंदा है और उनके मुकाबले में खड़े जनरल अयूब को वोट मिल जाते हैं, फातिमा जिन्ना हार जाती हैं। अब अगर फातिमा जिन्ना के साथ जो हुआ वो ना हुआ होता और तस्वुर कर लीजिए कि वो आ जाती और इख्तिदार संभाल लेती, तो मुमकिन है कि जुल्फकार अली भुट्टो नाम के किसी शख्स से हम वाकिफ अगर होते भी तो बिल्कुल किसी और हैसियत में होते, पीपल्स पार्टी का वजूद ही ना होता। जी, आगे आ जाए तो नवाज शरीफ है। अच्छा, वहां पे भी देख लीजिए आप, 5 जुलाई का अगर इकदाम ना हुआ होता और अपोजिशन और भुट्टो साहब की जो यानी वो इलेक्शन जो भी अंडरस्टैंडिंग उनकी हो गई थी, अगर वो यानी चलने दिया जाता
तो मुमकिन है कि नवाज शरीफ के नाम से भी आज हम सियासी तौर पर उनको वजूद ही ना होता। तो ये हर चीज को ना आधा और अधूरा नहीं बयान करना चाहिए। इसके बाद जो आजकल मतलब है जो गुल खिल रहे हैं वो भी सबके सामने हैं। तो ये कह देना ये इनका एक तवज्जो हटाने का, यानी ये कि आप महंगाई पर बात ना करें, आप बिजली के बिलों पर वो जो सेटलमेंट का हम शोर सुन रहे थे आईपीपीस के साथ, वो जो मोमोरेंडम, वो जो एक अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ कुछ भी नहीं, आप वो बात ना करें, आप नौकरी जाने की बात ना करें, कारोबार बंद होने की बात ना करें। आप ये वही पुराना तराना है कि वो जो है ये लुटेरे जो हैं ये वाजिबुल कत्ल हैं। तो मामला फिर ये है कि जाहिर है कि इस राय पे यानी कोई संजीदा बात तो की नहीं जा सकती, वरना यही बात अगर एक पुलिस यानी इसको अपना फर्ज समझ के अपना ले, यानी हर इलाके का एसएचओ भी ये खुद ही तय करे कि कौन लूट रहा है और वाजिबुल कत्ल है, तो फिर वो खुद ही वही पे मौके पे इंसाफ कर दे, तो फिर अदलिया का सारा निजाम लपेट दें, इसका क्या फायदा है? राइटली सर जी, यही मौक़िफ़ है, यही बात है। फरीद रईस साहब, आप कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? मैं बुनियादी तौर पर ये स्टेटमेंट से बढ़कर जो ये माइंड सेट है कि वाजिबुल कत्ल हैं, जिस तरह से अभी नाजी साहब ने बात की कि मुल्क में अदालतें मौजूद हैं, एक निज़ाम है, उसके तहत एक सज़ा है जो तजवीज़ की गई, और आप इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट दें कि वो लोग जिन्होंने मुल्क को लूटा, यकीनन वो बहुत गलत काम है, लेकिन आप ये कहें कि वो वाजिबुल कत्ल हैं। मेरा पॉइंट ये बनता है कि इसमें क्या माइंड सेट क्या हमें नज़र आ रहा है? देखें अरसलान, अमूमन जो हमें बात नज़र आती है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है अब भी महसूस कर रहे हैं कि अभी भी अपोजिशन के अंदर ही हैं। इनके जो स्टेटमेंट्स हैं जो मिनिस्टर्स के आपके सामने, हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई वज़ीर, मैं नाम नहीं लूँगा, सबके सामने नाम लेने में बहुत सारे नाम ऐसे आ जाएंगे जिनके जो है वो आप खुद देख रहे हैं कि उनके स्टेटमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जिसमें वो अपनी जगहसाई का सबब ना सिर्फ बनते हैं बल्कि इसके साथ साथ जो है वो उसको स्टेटमेंट देने के बाद उसके करेक्टिव मेजर्स भी फिर हमें लेना पड़ जाते हैं। फिर पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उसकी वजाहतें देना शुरू कर देती है। मैं समझता हूं कि आपको हुकूमत का किरदार अदा करना चाहिए। आप अभी भी अगर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे और 2 साल गुजरने के बाद भी अगर आप अपने आप को अपोजिशन ही तसव्वुर करेंगे, तो फिर जो निज़ाम हुकूमत है जिसका सारा बोझ आपके कांधों के ऊपर है, जिन चीज़ों को बेहतर करना है वो आपने करना है। आपने अदालती निज़ाम, आपने पुलिस रिफॉर्म्स और इसके साथ साथ जो दीगर रिफॉर्म्स हैं वो आपने करने हैं। अगर आप वो नहीं करेंगे और अगर महज एक स्टेटमेंट को ले लेंगे, तो आप देख लीजिएगा कि कुछ दिन बाद जब ये बात और ज़्यादा उठेगी और ज़्यादा डिस्कस होगी, तो यकीनन पीटीआई की तरफ से ये बयान सामने आएगा कि ये वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान साहब का ज़ाती बयान हो सकता है, पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है और ये पार्टी बयानिया नहीं है। सियासत के अंदर एक बड़ा अच्छा और बड़ा खूबसूरत एक मूव आपके पास है कि अगर आपका कोई वजीर, आपका कोई मुशीर कोई इस तरह का कन्फ्लिक्टिंग या कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दे, तो बहुत आसान होता है कि आप उससे जो है वो लाताल्लुकी का इजहार कर लें और कहें कि ये इनकी ज़ाती हैसियत में बयान हो सकता है। एक वजीर, एक मुशीर जब कोई बात करता है तो वो ये सोच समझ कर बात करता है कि उसकी पोजीशन क्या है। अब ये कोई तालिबान का दौर तो नहीं है, ये कोई तालिबानाइजेशन तो नहीं है, ये कोई वन सिंगल हैंडेड जो है वो कोई इस तरह का दौर तो नहीं है जिसके अंदर जो है वो आप वाजिबुल कत्ल होने का आप फतवा जारी कर दें या आप ये कह दें कि वो वाजिबुल कत्ल है। गुलाम सरवर खान साहब को ये बयान देते हुए ये भी सोच लेना चाहिए था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर बहुत सारे उनके वजीर, उनके मुशीर माजी की हुकूमतों का हिस्सा भी रहे हैं। अगर वो लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर सर्व कर रहे हैं, वजीर हैं, मुशीर हैं, और अगर गुलाम सरवर खान साहब की इस बात से इत्तफाक कर भी लिया जाए तो वो कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर से उसका आगाज करें और आइडेंटिफाई करें कि माजी की हुकूमतों के अंदर, जिसमें अगर उनका इशारा नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है, तो ये आइडेंटिफाई करें कि उनके कौन सा वजीर, कौन सा मुशीर, पहले उसकी किस पार्टी के साथ एफिलिएशन थी और उनमें इनके की मिनिस्टर शामिल हैं। इसमें राइटली सेट फरीद रईस साहब, उससे उतना दूर जाने की जरूरत नहीं कि बाकी लोगों की वो निशानदेही करें, वो खुद सिर्फ अपना ही पास देख लें कि वो उनकी कौन सी पार्टी थी, और जब वो पिछले सालों की बात करते हैं तो वो खुद किस हैसियत में थे, किस पोजीशन में थे। और यही आयरनी है कि आप उसके बावजूद इस तरह का एक स्टेटमेंट देते हैं और इतना स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं जो कि बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। मैं एक ब्रेक की जाने पड़ूंगा, ब्रेक से हम वापस आएंगे तो फिर इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब की बीमारी के हवाले से नया तिब्बी पिंडोरा बॉक्स है जो खुला है और जो दीगर मामलात हैं, मैं चाहूँगा उस पर हम बात करें, साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक। अनीक नाजी साहब, थोड़ी सी बात अब कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब, सवाल तो उस वक्त भी बहुत उठे थे, लोगों ने कहा कि जब प्लेटलेट्स का काउंट आपका 2000 पे आ जाए तो आप तो बिल्कुल ही बेड रिडन हो जाते हैं, तो ट्रैवल करना और ये सारी चीज़ें। फिर तब कहा गया कि बड़ी तादाद में प्लेटलेट्स लगाए भी गए, लेकिन बहुत सारे सवालात उठते रहे नवाज शरीफ साहब की बीमारी के हवाले से कि उनकी असल बीमारी है क्या, कितना ज़रूरी है बाहर जाना। फिर वो पूरा का पूरा जो एपिसोड हुआ हम सब ने विटनेस किया, फाइनली वो यहाँ से चले गए। उसके बाद उनकी कुछ तस्वीर गाए बगाए, कहीं वो कॉफ़ी शॉप पर होते हैं और कहीं वो वॉक कर रहे होते हैं, ये आती हैं। और अब जाकर ये पिंडोरा बॉक्स खुलना और इस हुकूमत को ख्याल आना कि मुद्दत ख़त्म हो गई उनकी ज़मानत की और अब उन्हें वापस लाना है। और अब ये सवाल होना कि आया तब वो बीमार थे या नहीं थे, वो जो रिपोर्ट्स थी वो लेबॉर्ट्रीज ठीक भेज रही थी या नहीं भेज रही थी। कैसे देखते हैं इस सारे मामले को आप? बिल्कुल जी, इसका तो कोई दफा में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ये तो बिल्कुल ही हुकूमत यानी सारे ये एक ही पेज पर है, यही हम सुनते हैं। इन सब की इज्तमाही कोशिशें, इनकी इंतजामिया, इनके डॉक्टर्स, यानी उसके बाद फिर शौकत खानम के वो एक्सपर्ट जो अब इनके मशीर हैं सेहत के, हम तो बेसिकली इनकी बताई हुई गुफ्तगू और इनके निकाले हुए नताइज के ऊपर इन्होंने जो फैसला किया मुल्क से बाहर उनको रवाना करने का, वो भी इनका फैसला था। इसमें तो ना कोई अपोजिशन थी, ना कोई मीडिया था, ना मतलब है कोई, ना कोई वोटर था, ना ये तो बिल्कुल यानी खालिस्तान इनका फैसला था कि इन्होंने जो निकलने की उनको इजाजत दी। अच्छा, नहीं, आप इसको नाजी साहब समझेंगे कि ये एनआरओ था, ये जानती थी हुकूमत के उनकी सेहत उस तरह की खराब नहीं है, लेकिन सिर्फ उन्हें यहां से निकालना था, ये एनआरओ था? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि इनका यकीन यही था कि उनकी तबीयत ज़्यादा निकल सकती है, हाथों से निकल सकती है, मामलात निकल सकते हैं हाथों से, और मुमकिन है कि ऐसा हो भी, हमें उस पर शक नहीं करना चाहिए। लेकिन असल चीज़ ये है कि ये जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डाल सकते, जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इन पर है। अच्छा, अब अगर इनकी यानी कोताही ये रही कि इन तक रिपोर्ट्स ठीक नहीं पहुंची तो भी इनका कसूर है, यानी इनकी मैनेजमेंट कमजोर है या इनके लोग झूठ बोलते हैं। अच्छा, इनके लोगों ने अगर इनसे झूठ बोला तो वो आज तक ओहदों पे कायम क्यों है, बल्कि उनको तरक्कियां क्यों मिल गई? तो ये किसी और के ऊपर नहीं डाल सकता। अब ये क्या नवाज शरीफ पर ये डालना चाहते हैं कि वो झूठ बोलकर चला गया और वो अब वापस नहीं आ रहा, उसने झूठ बोला, तो भाई चेक तो आपने किया था। फिर आपसे सवाल होंगे कि क्या आपने नवाज शरीफ, आप तो कहते हैं कि लिफाफा देता है, तो फिर आपने कितना बड़ा लिफाफा लिया था? अगर वो सेहतमंद था और वो यानी बकौल आपके को लिफाफा देने वाला बंदा, तो फिर आपके किस बंदे ने लिफाफा पकड़ के वो रिपोर्टें आप तक पहुंचाई कि आप समझे कि वो वाकई उसकी तबीयत खराब है? अच्छा, दूसरी बात, वाकई तबीयत खराब थी, मुमकिन है, जाके संभल गई हो, मुमकिन है। तो अब ये जो आए बाएं शाएं कर रहे हैं कि हम बुला लेंगे, हम ये कर लेंगे, ये मरियम नवाज के ये जो नैब पे पेशी हुई है उसके बाद एकदम गर्मा गर्मी क्यों हो गई है? यानी नवाज शरीफ का जो खबरें सामने आई हैं कि मौलाना फजलुर रहमान से उन्होंने फोन करके कुछ यकीन दहानियां करवाई हैं, माजी की कुछ माफी तलाफी की है, और बाकी लोगों से जो राब्ते कर रहे हैं, क्या उन राब्तों के रद्द अमल में ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ चोर है? और भाई अगर चोर है तो आप 2 साल से क्या कर रहे हैं, जाने क्यों दिया? अच्छा, अब ये जो कह रहे हैं कि वापस लेके आएंगे, ये कौन सी कामयाबी इन्होंने पहले हासिल कर ली वापस लाने की, जो ये अब नवाज शरीफ को वापस ले आएंगे? तो ये बुनियादी तौर पे अरसलान, जो बुनियाद देखें, मेरी बात सुने, हम हमारी पार्लियामेंट में, हमारे मीडिया में जो गुफ्तगू जिसको जेरे बहस होना चाहिए हमारे, वो ये है कि दुनिया जिस नए ब्लॉक में बनने जा रही है उसमें चाइना के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग्स क्या है, सऊदीया के साथ हमारा रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है, अफगानिस्तान पे अमेरिकन इलेक्शन आइदर और जो भी आए, हमारे इंटरेस्ट में मामलात क्या हैं। नजम सेठी मामूली सहाफी नहीं है, उनकी खबर है कि टीटीपी के तीनों धड़ों ने इत्तेहाद कर लिया अफगानिस्तान में। ये अगर बात सच है तो वो किसके खिलाफ है इत्तेहाद? यानी वो यहाँ पे क्या, तो बजाय ये कि हम उन यानी मामलात जिनसे हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकें, इन्फ्लेशन कम कर सकें, यानी गुफ्तगू ये होनी चाहिए पॉलिसी मेकिंग की, वहां पे ये हो रहा है कि नवाज शरीफ ने ये कर लिया या वो फलां चोर और वाजिब, तो ये कोई बात है? ये कोई गुफ्तगू है? ये बुनियादी तौर पे इज्तिमाई तौर पे जो गुफ्तगू ज़ेरे बहस है इंक्लूडिंग मीडिया, ये हमारे एक ये कहिए कि शऊरी दिवालियापन का सबूत। बिल्कुल सही सर, बात आपकी बड़ी अहम है। ना सिर्फ ये कि जो आपके खारजा अमूर हैं उसके साथ साथ जो आपके दाखिला अमूर हैं, बहुत सारे आपके और मामलात हैं, एक आम आदमी के मामलात हैं, उसकी हालत ज़ार है, वो तमाम तर चीज़ें कहीं ना कहीं बैक बर्नर पर चली जाती हैं और हुकूमत शायद जानबूझकर इन चीज़ों को सामने लेकर आती है, या ये बयानात शायद जानबूझकर दिए जाते हैं ताकि ये टॉप स्टोरी बने और ख़बरों की जीनत बने। फरीद रईस साहब, आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? गो के नवाज शरीफ साहब इतने भी कोई गैर अहम नहीं हैं, उनकी जमात इतनी गैर अहम नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि वो वहाँ सर बैठ कर भी सियासत कर रहे हैं। अभी एक टेलीफोन कॉल का जिक्र नाजी साहब ने भी किया।
लेकिन ये आपकी नज़र में ये हुआ क्या सारा मामला? क्योंकि शेख रशीद साहब का अगर एक हालिया इंटरव्यू अगर आपने भी वो सुना हो तो ये कह रहे हैं इमरान खान को पता नहीं था, बाद में पता चला जब नवाज शरीफ चला गया कि असल मामला। फिर सवाल यह कि और कौन सी ताकतें कारफरमा थीं जो ये सारे मामला करती? खैर शेख साहब के बयानात को आप क्या देखें और क्या बात करें उसके ऊपर, क्योंकि शेख साहब की बहुत सारी पेशगोइयाँ भी आपके हमारे सामने रहती हैं। और दूसरी बात यह कि वज़ीर आज़म है, यानी हम और आप इन्फॉर्म्ड रहते हैं तो वो तो वज़ीर आज़म है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। ये कह के सिर्फ जान छुड़ा लेना कि वज़ीर आज़म साहब को ये बात मालूम नहीं थी। मैंने आपसे जैसे पहले अर्ज़ किया कि अभी तक ये इस अपोजिशन के ट्रांस से निकल नहीं पाए, ये अब तक इस बात का यकीन खुद को नहीं दिला पाए कि ये हुकूमत में है, अब तक ये इस बात का इदराक नहीं कर पाए कि इनके पास वो तमाम पावर्स हैं और ये स्टेट और रियासत की तमाम चीज़ें इनके हाथ में हैं, निज़ाम हुकूमत ये चला रहे हैं। या अपोजिशन में बैठ के अगर महज ये कह दें कि हमें ये मालूम नहीं होगा तो महज ये बचगाना बात हो सकती है, इस पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं होगा। अब जहां तक बात है मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से, मैं एक बात ये कहता हूं कि इससे पहले जब ये सारा मामला चला, पनामा केस चला, तमाम कोर्ट हेयरिंग्स हुई, नाप के केसेस बनना शुरू हुए, बहुत आराम से और बहुत ही इस चीज़ को डिफेंड किया जाता रहा गवर्नमेंट की तरफ से कि जनाब ये केसेस हमारे दौर के नहीं है, ये केसेस माजी के दौर में बने हुए। लेकिन एक बात आप बड़ी इंपॉर्टेंट आप ये भी नोट करें, आपने ये जो 2 साल कारकर्दगी है इस हुकूमत की, इस 2 साल कारकर्दगी के अंदर नैब की जो परफॉर्मेंस है उसको भी सराहा गया है, उसको अप्रिशिएट किया गया है। और रीजन उसमें ये बताया गया है कि उसमें जो मॉरल है वो बुलंद होगा इस तरीके से। अगर ये केसेस इन्होंने इस हुकूमत ने नहीं बनाए और माजी की हुकूमतों में बने हुए वो केसेस हैं, तो इस हुकूमत ने नैब में जो केसेस फ्रेम हुए हैं या जो केसेस चल रहे हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था। ये जवाब पीटीआई खुद दे सकती है। अब दूसरी बात इसमें एक और आती है कि जो नैब के केसेस में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें आप साद रफीक को ले लीजिए, आप राना सनाउल्लाह को ले लीजिए, आप ख्वाजा आसिफ को ले लें, एहसन इकबाल को ले लें, मुझे एक बात बताएं कि इन तमाम अरसे के अंदर जितने नैब ने केसेस किए, जितने लोगों को डिटेन किया, जितने लोगों से इंटरोगेशन की, उसमें से निकला क्या? मेरा सवाल ये। अब अगर आप उसमें से कुछ नहीं निकाल सके हैं और अब आपने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला है जिसमें बाबर अवान की मौलाना फजलुर रहमान साहब से कोई टेलीफोनिक जो कन्वर्सेशन हुई और उसके मुताबिक कुछ इतलात आई जिसमें नाजी साहब ने भी इस चीज़ का तस्करा किया और उसके बाद से ये हलचल होना शुरू हुई है। और जिस एनआरओ की जब बात करते हैं तो एक बात ये भी समझ लेनी चाहिए हुकूमत को कि एनआरओ अगर देने की बात है या चीज़ों की है तो फिर जहां से एनआरओ मिलेगा और जहां से एनआरओ होगा वहां से अगर एनआरओ देने की ग्रीन सिग्नल मिल गया तो फिर पीटीआई की हुकूमत भी उसमें कुछ नहीं कर सकती, उनके इख्तियार में भी कुछ नहीं है, इनके पास भी कुछ नहीं है। इसीलिए इस सारे मामले के अंदर जो सुनगुन चल रही है और जो हलचल पैदा हुई है वो यही है कि पीटीआई हुकूमत अब इस मामले को और ज्यादा वाइब्रेट करके ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि जनाब हम मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाना चाहते हैं। गए हुकूमत की मर्जी से आपने तमाम रिपोर्ट्स, तमाम मेडिकल बोर्ड्स, आपने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर तमाम चीजें की हैं। आप समझते हैं उन तमाम चीजों को, आप उनको वाकई लेकर आ जाइए। आप समझते हैं कि आप उनसे कुछ निकलवा सकते हैं चीजें और वो वहां पे अगर चहलकदमी कर रहे हैं या आप महज तस्वीर की बुनियाद के ऊपर जो है वो ये फैसला कर रहे हैं कि उनकी बीमारी ठीक हो गई है तो आप करें, अपनाएं। आप सारा लीगल कोर्स ऑफ एक्शन अगर आप अदालतों के जरिए लाना चाहते हैं आप बिल्कुल कीजिए। लेकिन यहां पर यह बात जरूर जहन में रख लीजिए कि आपके मुल्क के अंदर दीगर और बहुत सारे मसाइल हैं जिनको आपने एड्रेस करना है, जिनको आपने आगे लेके जाना है। महज इन चीजों के अंदर अगर आप वक्त जाया करते रहेंगे और इन इश्यूज के ऊपर अगर आप कौम को यह बताते रहेंगे कि कौन चोर है, कौन लुटेरा है, ठीक है, जिसने अगर 2 साल तो गुजर गए फरीद साहब इसी बयानिए पे, इसी बात पे, और मेरे ख्याल से शायद आगे भी हुकूमत यही इरादा रखती है कि मजीद वक्त भी वो यही बावर कराने में, जिस तरह हमने पहले जिक्र कर दिया गुलाम सरवर खान साहब के बयान का, उनको माजी की फिक्र है, हाल की फिक्र नहीं है। और हाल भी अब कोई 100 दिन का या 90 दिन का या 3 महीने या 6 महीने वाली बात नहीं है। अब ये 2 साल गुजर गए और 3 साल आगे बाकी हैं। अब लोग सवाल इस हुकूमत से कर रहे हैं कि आपने क्या करना है, आप क्या कर रहे हैं आम आदमी के लिए। आम आदमी की इस वक्त हालत ज़ार देखिए, लेकिन उनके पास यकीनन इस वक्त जो बात करने की है वो ये कि मुशर्रफ ने एनआरओ दिया, उसके बाद अब नवाज शरीफ साहब वाला मामला, ना सिर्फ बात यहाँ थमती है बल्कि वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने एक और पेंडोरा बॉक्स खोला था कि हुकूमत से एनआरओ मांगा जा रहा है और अपोजिशन एनआरओ मांग रही है। जब ये सवाल किया गया कि किसने मांगा है, नाम बताएं,
तो उसके बाद कुछ अरसे की ब्रेक के बाद उन्होंने वो दस्तावेज़ात शेयर कर दी जो तरमीम हैं नैब के कवानीन में, जिसमें बहुत सारी चीज़ों में रिलैक्सेशन की बात है। वो कह रहे हैं ये वो एनआरओ मांगने का तरीका है। मैं चाहूँगा ब्रेक के बाद जरा हम उस पर भी बात कर लें, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। नाजी साहब, बात इस एनआरओ तक नहीं थमती कि नवाज शरीफ साहब कैसे बाहर गए थे। जिस तरह से आपने कहा कि ये अब इससे बढ़कर इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिन पर बात की जानी चाहिए, लेकिन शिबली फराज साहब ने यही अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और फिर जब उनसे पूछा गया कि किसने एनआरओ मांगा है तो वो जो तरमीमी जो कागजात थे वो उन्होंने ट्विटर पर जारी कर दी और कहा कि यूं मांगा जा रहा है एनआरओ और ये तरीकाकार है एनआरओ मांगने का। कैसे देखते हैं आप बात? दो एनआरओ तक नहीं है। फिर बाबर अवान साहब ने भी कल यही बात फरमाई कि मुस्लिम लीग नून अब तीसरा एनआरओ मांग रही। वो कहते हैं कि हम किस तरह, आप इस कैपेसिटी में ही नहीं है, ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म इस कैपेसिटी में ही नहीं है कि हमें वो एनआरओ दें, हम आपसे क्यों एनआरओ मांगेंगे, लेकिन ये बज़िद हैं कि हमसे एनआरओ मांगा जा रहा है और उसका सबूत जो दिया उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी जो कौमी असम्बली और सेनेट के जो इजलास हुए हैं ना, उसमें फाटफ से रिलेटेड कुछ लेजिस्लेशंस हुई हैं और उस लेजिस्लेशन में खबर ये है कि यानी जो हुकूमत है वो ये चाह रही थी कि हर तरह की मनी लॉन्ड्रिंग को टेररिज्म से लिंक कर दिया जाए। और ये वो जगह थी जहां पे आके अगेन खबर है, और देने वाले नुसरत जावेद साहब हैं तो जाहिर है कि हल्की बात नहीं है कि उस वहां पे जरूर कुछ नेगोशिएशंस हुई हैं कि वो अपोजिशन ने जो ताउन किया है नेशनल असेंबली और सेनेट में कानून साजी यानी कानून को पास करवाने में, उसके अगेंस्ट जो बार्गेन जिस बात पे हुई है वो ये है कि हर तरह की मनी लॉन्ड्रिंग को टेररिज्म से लिंक नहीं किया गया। अच्छा, अब अगर यहां से रिलेटेड जहां पे एक्चुअल बात हुई है वो तो सामने नहीं आ रही। ये जो दाएं बाएं की बातें घुमा के ये सामने ला रहे हैं कि एनआरओ ये एनआरओ वो। एनआरओ नवाज शरीफ ने क्या मांगना है, उसको तो जा चुका, लंदन बैठा हुआ है। अच्छा, मरियम नवाज जेल में नहीं है, अपने घर में है जी। तो इससे ज्यादा यानी एनआरओ शहबाज शरीफ वगैरह। अच्छा, हमजा है बेसिकली अभी तक जेर अताब, लेकिन उनके वालिद शहबाज शरीफ वो तो आप जानते हैं कि जिस वक्त उनके घर पे यानी नैब वालों ने यानी छापा वो मारा हमजा को पकड़ने के लिए, तो शहबाज शरीफ घर पे मौजूद थे और उन्होंने एक ट्वीट करके भी एहतजाज नहीं किया। यानी वो यानी कंप्रोमाइज में यहां तक आगे जा चुके हैं, उसके बावजूद यानी उनको उस तरह का रिजल्ट नहीं मिला। तो ये जो है ना बातें एनआरओ की करना या फलां पे इल्जाम तराशी या फलां पे इल्जाम तराशी, अरसलान इसका मकसद इसके अलावा और कुछ भी नहीं कि अपने जो फेलियर्स हैं उनसे यानी जो है वो उन पर फोकस ना आने चाहिए। देखें, मसला जैसे आपने कहा महंगाई है। अच्छा, अब रेस्टोरेंट्स हैं, 1 लाख पाकिस्तान का रेस्टोरेंट जो है वो एफबीआर के साथ यानी अटैच था ये लॉकडाउन से पहले। ये वो रेस्टोरेंट है जो टैक्स दे रहा है एफबीआर को, जो एफबीआर पे रजिस्टर्ड है, 1 लाख रेस्टोरेंट जी। उन 1 लाख रेस्टोरेंट्स में से इतला ये है कि 40,000 नहीं खुले, यानी वो क्राइसिस में है, किसी की किराए की बिल्डिंग थी, किसी का कुछ था। वो बेरोजगारी, फैक्ट्रीज की बेरोजगारी, कॉरपोरेट की बेरोजगारी, ये है वो। अच्छा, एक तरफ से तनख्वाह, ऊपर से रुपए का डीवैल्यू होना, यानी जो आमदनी रह गई है वो आधी रह गई, महंगाई जो है वो दुगनी हो गई। और उसके बाद यानी वो है जिनके पास नौकरी है, जिनके पास नौकरी नहीं है उनका तो खैर साहब ही आपके मतलब है। तो ये है वो मसाइल जहां पे हमें यानी बात ये होनी चाहिए थी। मिसाल के तौर पे मैंने भी जो गुजारिश आपसे की कि फाटफ पे कुछ लेजिस्लेशंस हुई हैं, हमने सिर्फ खबरें पढ़ी हैं कि हुई हैं, तो क्या हुई है हमें पता तो चले। यानी जहां जहां भी यानी एक्चुअल को सीरियस टेंजेबल गुफ्तगू जिस पर होनी चाहिए को हम यानी को पॉलिसी साज उस पर बात करें और हम उन पॉलिसी साजों से सवाल करें ताकि हम उनसे सीखें जी। और उसके मुताबिक जान पाएं कि हमारी डायरेक्शन क्या है। वहां पे तो गवर्नेंस है नहीं। यहां पे जब यानी पंजाब सबसे बड़ा सूबा, यहां पे आप जानते हैं कि हर कोई जानता है कि मतलब अब लाहौर में कमिश्नर यानी 4 महीनों 40 दिन गुजर गए, लाहौर के पास कमिश्नर ही नहीं, यानी कमिश्नर है ही नहीं लाहौर का, पोस्टिंग यानी कोई बंदा ही नहीं, अफसर ही नहीं है। तो ये गवर्नेंस के अपने मसाइल हल कराने के लिए दूसरों को चोर चोर कर रहे हैं, लेकिन इसका वक्त गुजर गया। लोग ऑब्वियसली इस बात को सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन अरसलान
मुसीबत ये है कि ये हुकूमत में रहने वाले भी जानते हैं कि वो अवाम की, यानी वो हुकूमत में रहने के लिए अवाम की हिमायत या उनकी पुरजोश हिमायत कह लीजिए उसके मोहताज नहीं। उनकी हुकूमत जो है वो जिन सहारों पे खड़ी नाजी है, साहब जरा जब तक वो थोड़ा सा सारे राय फरमा दे। जो नैब कवानीन में तरमीम है, एक तो ये इसको एनआरओ कह रहे हैं, लेकिन उससे हटकर कितनी ज़रूरी है? और अगर वो आपने देखे हों बहुत सारी चीज़ें जो रिलैक्सेशन हैं या कवानीन आप 1000 दफा तब्दील कर लीजिए, इदारा कंट्रोवर्शियल है, जो मर्जी कवानीन बना लीजिए आप। नैब के इदारे की नहीं, नैब की क्रेडिबिलिटी क्या है? असल बात तो वो है, बदनसीबी की बात है ये हमारी। देखें, हकीकतों को मानने में कोई यानी हमारी, यानी जिस तरह पुलिस की क्रेडिबिलिटी है, हमारे वो निजाम इंसाफ की क्रेडिबिलिटी है, लोअर कोर्ट्स की, नैब की क्या क्रेडिबिलिटी है? जो मर्जी आप कानून लेकर आ जाए। मतलब ये कि कंप्रोमाइज्ड है हर चीज। ये जो मुल्क बुनियादी तौर पे हमारा है, ये अशराफिया के लिए है, अशराफिया की ये यहाँ पावर गेम्स हैं, यानी ये गेम्स हैं। ये वो लोगों की हुक्मरानी वाली बातें या लोगों के लिए कोई उनको कुछ यानी अकोमोडेट करना या उनको फैसिलिटेट करना, वो तरजीहात में शामिल ही नहीं है। स्कूल्स की फीस का मसला नहीं हल होकर दे रहा। बिल्कुल सही नाजी साहब। मैं फरीद साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, आप कैसे देखते हैं एक तो उसको शुरू से जिस तरह से वो जो तरमीम तजवीज़ की गई, और फिर दूसरा ये मौक़िफ़ कि जी ये तीसरा एनआरओ है जो मांग रही है नून लीग या पीपल्स पार्टी? अरसलान, मैं एक बात कहूँगा, दोनों को फेस सेविंग चाहिए, चाहे वो नून लीग हो चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, दोनों फेस सेविंग चाहते हैं और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, ताकि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो माजी में दावा करती रही है कि हम एहतसाब करेंगे, हम लुटेरों से पैसे वापस लाएंगे, हम जो है वो लूटा हुआ माल वापस लाएंगे, दावा तो कर दिया ना, पूरा भी तो करना है, पूरा कैसे करेंगे? और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून लीग जो है हमारी एक तरफ, वहां पे उनके ऊपर जो मामला चल रहे हैं, जो केसेस चल रहे हैं, जो चीजें हैं, वहां से उनको भी रिलीफ चाहिए। तो बात यह समझने की है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इस वक्त हुकूमत इस पोजीशन में है कि वो नून लीग के ऊपर जो मामलात हैं, जो रिलीफ चाहिए, वो ये हुकूमत उनको दे सकती है? सवाल तो ये है। इसीलिए दोनों को अपनी फेस सेविंग चाहिए, दोनों को विन विन सिचुएशन चाहिए, ताकि दोनों तरफ से हुकूमत भी ये कह सके और आवाम के सामने कह सके कि देखें ये तो हमने किया ही नहीं था, हम तो किया ही नहीं। आज अब तो ये बड़ा आसान सा है ना कि आपके पास केसेस हो, सारी चीजें हो, आपको गिरफ्तार भी कर लिया जाए, लेकिन अगर आपको अदालत से रिहाई मिल जाती है तो आप ये कहते हैं कि देखें जनाब तमाम कुछ चीज प्रूफ नहीं हो सकी है। और डेफिनेटली ये बात है, कानून है जी हमारा, अदालतों का जो फैसला है उसका एहतराम हर शख्स पर लाजिम और मलजूम है। जो भी फैसला है उसकी बैक एंड पे उसकी जो चीजें कुछ भी हो, इट डजंट मैटर, बट जो डिसीजन है दैट हैज टू बी ओबेड, वही डिसीजन है। तो इस वक्त पीटीआई को, हुकूमत को इस वक्त फेस सेविंग चाहिए, जो दावे वो कर चुकी है उससे भी विन विन सिचुएशन में निकलना है, आवाम को फेस करना है उन्होंने। और फिर जिस एनआरओ की बात हो रही है, मैं आपको ये बता दूं, जहां से एनआरओ मिलना या जो एनआरओ दे सकेगा, जहां से मिलेगा, उस अगर वहां से मिल जाएगा एनआरओ, तो फिर हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकेगी। इसलिए यहां पे ये जो तरामीम है, नैब तरामीम है, आप देख लीजिए कब से इस पर बात हो रही है कि जनाब नैब का इदारा अव्वल तो कंट्रोवर्शियल बिल्कुल हो चुका है, वो जितनी कंट्रोवर्सी और उसके ऊपर जो तनकीद हुई है वो शायद माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती है। अब एक कंट्रोवर्शियल इदारा, उसमें तरमीम और उसके अंदर जो है वो कमेटीज बनी हुई हैं, जिसमें तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं बशमूल हुकूमत, अपोजिशन की पार्टीज और हुकूमत, उनके मेंबरान भी शामिल हैं। जो अपोजिशन की पार्टीज है, नून लीग के एक बड़े ही सीनियर रहनुमा से गुज़िश्ता दिनों बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी हम तो आते हैं, हम कहते हैं जनाब ये चीज़ कर लें, वो कहते हैं हम ऊपर से पूछेंगे, आगे जब जाते हैं तो वो कहते हैं मजीद ऊपर से पूछेंगे, और इसी तरीके से चीज़ें लिंगर होती चली जाती हैं। तो मामला समझने का ये है कि अगर ये तरामीम की बात है, ये मामला लिंगर होता रहेगा, इसी तरीके से लिंगर होगा नैब के तरामीम के ऊपर भी। और आप ये देख लीजिएगा कि किसी भी एक पॉइंट पे, क्योंकि अगर नून लीग है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो किसी चीज को पुश करेंगे तो जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, जो हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसको जो है वो रिपेल करेंगे और कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता। मामला इसी तरीके से चलता रहेगा ता वक्तिया ये कि किसी तीसरे फरीक के पास या तीसरी जगह पे जाके मामला चला जाए, और जहां से वो डिसीजन जब होगा तो उसके बाद चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सबको मानना पड़ेगा। और अगर कोई बात होगी वो फैसला तो नहीं होगा और वो फैसला सबको मानना पड़ेगा एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। ये तो मानना पड़ेगा, एक रियलिटी है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा दोनों
मौजूद मेहमानों का, अनीक नाजी साहब, फरीद रईस साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त बहुत सारे मामलात हैं जी जिनमें उलझे हुए हैं। माजी के NRO की बातें दोबारा कर रहे हैं, मुस्तकबिल में क्या NRO चाहिए उसकी बात दोबारा से की जा रही है। लेकिन हकीकत यह है कि जो मसाइल हैं वो इससे बढ़कर बहुत सारे हैं। एक आम आदमी के मसाइल अगर हम दाखिली सतह पर देखें और फिर खारजी सतह पर बहुत सारे मामलात चेंज हो रहे हैं जिनका जिक्र अनीक नाजी साहब ने किया। यकीनन वो भी गौर तलब तमाम तर चीज़ें। उम्मीद करते हैं कि मामलात बेहतर हों, ये हुकूमत डिलीवर करे और सिर्फ दूसरों को ब्लेम करने से अब बात थोड़ी सी आगे निकले और बाहर आए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।